जय हिंद दोस्तों, मैं सचिन आप सभी के लिए जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं और ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और न्यू क्वेश्चन से मैच करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए आइए हमारे साथ जुड़ जाइए जीएस के लिए। मैं सचिन आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन से कथन सही है? हड़प्पा का उत्खनन 1921 में किया गया था। वर्तमान में इसमें बताना है कौन सा सही है। ये तो सही है। वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान में है, ये भी सही है। हड़प्पा जो है ब्यास नदी के किनारे था, ये गलत है। हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर है, आपको याद होना चाहिए। और हड़प्पा के उत्खननकर्ता आर.डी. बनर्जी थे, तो ये भी क्या है, हड़प्पा के उत्खननकर्ता आर.डी. बनर्जी थे, ये भी गलत है। ठीक है, तो इसका जो और छत्र वाला ताम्र रथ हड़प्पा से मिला, ये भी आपका गलत है। इसके जो राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 ही सही है। इसका मतलब आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बारे में बात करेंगे तो सन 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने, जो यहाँ पे दयाराम साहनी है, उन्होंने सर्वप्रथम हड़प्पा स्थल का उत्खनन कराया। यह स्थल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित मांटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर अवस्थित है, जबकि राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो स्थल के उत्खनन का कार्य वर्ष 1922 में कराया। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेकंड नंबर, निम्न में से कौन सी नदी सप्त सिंधु में समाविष्ट नहीं है? तो कौन सी सप्त सिंधु में समाविष्ट नहीं है ये बताना है। झेलम है, झेलम, चिनाब, रावी, ये सभी हैं। साबरमती इसमें सम्मिलित नहीं है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगी। देखेंगे ऋग्वैदिक काल में सप्त सिंधु नदियों में साबरमती नहीं शामिल थी। इस काल में नदियों की संख्या लगभग 25 बताई जाती थी। ठीक है, और ऋग्वैदिक काल की प्रमुख नदियां कौन कौन सी थी? सिंधु, सतलज, रावी, झेलम, चिनाब, ब्यास और सरस्वती इसकी प्रमुख नदियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? आप सभी को पता है, ये दिया था इन्होंने गया, सॉरी यहाँ पे प्रथम उपदेश की बात की गई है तो वो सारनाथ में दिया गया था। और इन्हें जो है सर्वप्रथम ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो वो बोध गया बिहार में हुई थी। यहाँ पे आपका राइट आंसर सारनाथ है। इसके बारे में देखेंगे तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे हम क्या कहते हैं? धर्मचक्र प्रवर्तन है। अगर आपसे पूछ ले कि गौतम बुद्ध के बौद्ध धर्म में धर्मचक्र प्रवर्तन क्या कहलाता है, तो ये है प्रथम उपदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे आपके स्थूलभद्र। जो पाटलिपुत्र में जैन संगीति बुलाई गई थी उसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। और इसकी बात करेंगे तो आंसर नंबर सी आपको हो जाएगा। स्थूलभद्र ने प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता की और जिसका आयोजन की बात करेंगे तो कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था, पाटलिपुत्र में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को बख्शीश के रूप में क्या दिया था? चंद्रगुप्त जो मौर्य थे वो उन्होंने सेल्यूकस के बख्शीश के रूप में 500 युद्धक हाथी दिए थे। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसके बारे में देखेंगे तो चंद्रगुप्त ने जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो सेल्यूकस को 500 युद्धक हाथी उपहार में दिया और सेल्यूकस ने इसके बदले में अपनी पुत्री का विवाह किया था चंद्रगुप्त मौर्य से। सेल्यूकस ने मेगास्थनीज नामक जो अपने एक राजदूत को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। और मेगास्थनीज की बात करें तो ये जो है इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है इंडिका। मेगास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सा है? इंडिका, जिसमें इन्होंने क्या किया है तो मौर्य साम्राज्य का जो है और साम्राज्य के बारे में लिखा है उसमें। ठीक है, और पाटलिपुत्र नगर का भी विस्तृत वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? तो पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र में राजधानी स्थानांतरित करने वाले शासन थे वो थे उदयन। उदयन ने जो है ये इन्होंने जो है अपनी
राजधानी को स्थानांतरित किया था। उदयन के बारे में बात करेंगे तो ये हर्यक वंश के शासक उदयन ने अपनी राजधानी राजगृह जो है पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। और उदयन आपके जो है अजात शत्रु के पुत्र थे। और अजात शत्रु किसके पिता थे, पुत्र थे, तो ये बिंबिसार के पुत्र थे अजात शत्रु। और हर्यक वंश के संस्थापक की बात करेंगे तो ये है बिंबिसार, हर्यक वंश के संस्थापक। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जोड़ा सही नहीं है? एक तरफ दिया हुआ है लेखक, एक तरफ पुस्तक। दंडी 10 कुमार चरित एकदम सही है। विष्णु शर्मा पंचतंत्र ये भी सही है। आर्यभट्ट की बृहद संहिता ये गलत है। आर्यभट्ट का बृहद संहिता नहीं है, आर्यभट्ट का सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टीय नामक पुस्तक है। और भास का है स्वप्नवास वदता, ये भी सही है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर की जो 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद के पहले किसका निर्माण किया था? तो ये पहले क्या था, ये एक प्रकार का कॉलेज था, जिसको बाद में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है एक यूनिवर्सिटी में तब्दील कर, उसमें 2.5 दिन के झोपड़े में तब्दील कर दिया गया था। इनकी बात करेंगे तो अर्डोराज का पुत्र विग्रहराज चतुर्थ अथवा बीसलदेव चौहान वंश का सबसे प्रतापी राजा था। और इसने ही अजमेर में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा एक मस्जिद में परिवर्तित कर दिया गया। और माना जाता है कि इस मस्जिद का निर्माण 2.5 दिन में किया गया था, और इस कारण इसका जो नाम है 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद पड़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारत में सूफी के चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी? तो वो करने वाले थे मोइनुद्दीन चिश्ती। जो मोइनुद्दीन चिश्ती है, इन्होंने ही चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी। इनके बारे में बात करेंगे तो ख्वाजा मोइनुद्दीन जो चिश्ती है, इनका जन्म पूर्व एशिया के सिस्तान क्षेत्र में हुआ था। कुछ अन्य स्रोतों के अनुसार इनका जन्म ईरान में हुआ था। और इन्होंने ही सूफी तरीके से भारतीय उपमहाद्वीप में जो है सूफी तरीके से चिश्ती संप्रदाय को स्थापित किया था। इनकी दरगाह जो है कहाँ स्थित है? अजमेर शहर में स्थित है। कई बार पूछा गया है कि जो मोइनुद्दीन चिश्ती है, इनकी जो है दरगाह कहाँ स्थित है? तो वो है अजमेर शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? कलहण का ग्रंथ राजतरंगिणी संस्कृत में है, एकदम सही। इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था, ये बताना है आपको। अब्दुल हमीद, तो जो है इस पे आपको इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था, तो ये तो गलत। ये तो आपका इब्न बतूता जो है दिल्ली को काजी नियुक्त किया गया था, सही है। अब्दुल हामिद लाहिरी का बादशाह नामा शासक के शाहजहां के शासन के बारे में है, ये भी आपका सही है। अमीर खुसरो सितार का वादक आविष्कारक था, तो ये जो आपका है ये भी सही है। हमीदा बानो बेगम हुमायूंनामा ने लिखा था। हमीदा बानो बेगम ने हुमायूंनामा लिखा था, नहीं, गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, केवल 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के शासन तंत्र में विदेश मंत्री के नाम से किसको जाना जाता था? तो विदेश मंत्री के नाम से जिनको बोलते थे वो थे आपके सुमंत। सुमंत को हम क्या कहते थे? विदेश मंत्री। यहाँ पे आपको बताएंगे, इसका राइट आंसर सुमंत हो जाएगा। शिवाजी के शासन की जो वास्तविक भागडोर उनके अष्टप्रधान नामक मंत्रियों में थी, जिसका कार्य राजा को परामर्श देना था। प्रत्येक मंत्री राजा के प्रति उत्तरदायी था तथा उनके सचिव के रूप में कार्य करता था। अष्टप्रधानों का विवरण इस प्रकार है। पेशवा को क्या कहते थे? राजा का प्रधानमंत्री। अमात्य जो है वित्त या राजस्व मंत्री होता था। वाक्यान्विश अथवा जो मंत्री होते हैं गृह मंत्री, तो उसको हम गृह मंत्री कहते थे, वाक्यान्विश को। राजा के प्रतिदिन के कार्यों और कार्यवाहियों का लेखा जोखा रखता था। सचिव की बात करेंगे तो यह राज्य के पत्र व्यवहार का कार्य करता था। दबीर या सुमंत जो है क्या होते थे? विदेश मंत्री होते थे। और 6वें नंबर पे सेनापति की बात करेंगे अथवा सरे नौबत, तो इसको हम कहते हैं सेना की भर्ती, संगठन और जो सेना है उसको रसद खाद्यान्न उपलब्ध कराता था। पंडित राव की बात करेंगे, मुख्य विद्वानों और धार्मिक कार्यों के लिए किए जाने वाले अनुदानों का दायित्व। न्यायाधीश की बात करेंगे तो ये होते थे मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, किसकी सहायता से हैदर अली ने 1755 में डिंडीगुल
में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? आधुनिक जो शस्त्रागार है इसकी स्थापना की थी वो थे फ्रेंच विशेषज्ञ जो फ्रांसीसियों की मदद से इन्होंने इसकी स्थापना की थी। हैदर अली की बात करेंगे तो हैदर अली दक्षिण भारतीय मैसूर राज्य के सुल्तान थे। मैसूर, अब मैसूर का जो नया नाम क्या है? कर्नाटक हो गया है। और इनके जन्म का नाम हैदर नाइक था, हैदर नाइक। इन्होंने 1755 में डिंडोगुल से एक आधुनिक शस्त्रागार फ्रेंच विशेषज्ञों की सहायता से जो है स्थापित किया था। 13 नंबर क्वेश्चन है, पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित की गई थी? तो पुर्तगालियों ने अपनी पहली जो फैक्ट्री है उसको जो है यहाँ पे स्थापित कर किया था कोचीन में। सूरत, गोवा, कालीकट, चंद्रनगर नहीं, इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कोचीन में स्थापित किया था, कोचीन। इसके बाद करेंगे तो इसका जो राइट आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर देखेंगे, पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम फैक्ट्री कोचीन में स्थापित किया। इसके बाद कालीकट, गोवा, दमनदीव एवं हुगली में भी अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था। इस प्रकार इसका सही उत्तर ई हो जाएगा। नेक्स्ट है होम चार्जेस। होम चार्जेस या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्चे में समाहित थे। तो होम चार्जेस या ब्रिटेन में जो है भारतीय सरकार के खर्चे में समाहित क्या थे? ब्रिटिश भारतीय अधिकारियों का पेंशन नहीं, भारत में खरीदे गए सैन्य एवं अन्य भंडार, ये भी। अच्छा, ये सभी जो ब्रिटिश भारतीय अधिकारियों के पेंशन ये भी एक भारत सरकार के खर्चे में समाहित थे। भारत में खरीदे गए सैन्य एवं अन्य भंडार, ये भी सही है। रेलवे के गारंटेड ब्याज ये नहीं था शामिल। उपयुक्त सभी, ये उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक, एक और दो, इसमें ए और बी सही है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ब्रिटेन के व्यापार से जो अधिशेष हासिल होता था उसे तथाकथित होम चार्जेस या देशी खर्च का निपटारा होता था। इसके तहत ब्रितानी अफसरों और व्यापारियों द्वारा अपने घर में भेजी गई निजी रकम भारतीय बाहरी खर्चे पर ब्याज और भारत में काम कर रह चुके ब्रितानी अफसरों के पेंशन शामिल थे। देशी खर्च भारत में संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को किसने प्रारंभ किया था? तो रैयतवाड़ी जो प्रारंभ पद्धति थी इसको थॉमस मुनरो ने लागू किया था। और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है इन्होंने शुरू किया था स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति की शुरुआत थॉमस मुनरो ने 1820 में की थी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ? तो वो कहने वाले थे आपके डॉक्टर एस सेन, अशोक मेहता, बी सावरकर या डॉक्टर आर.सी. मजूमदार। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये थे आपके डॉक्टर एस.एन. सेन ने ये बात बोली थी। इन्होंने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का जो अंत है स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ। किसान नेता मोतीलाल तेजावत संबंधित हैं। जो किसान नेता मोतीलाल तेजावत थे इनका संबंध था मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से। मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से संबंधित थे मोतीलाल तेजावत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व किसने किया था? इंडियन एसोसिएशन का जो नेतृत्व था सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, द्वारकानाथ गांगुली या आर.सी. दत्त। तो इसका जो इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व था वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस दोनों ने मिलकर किया था। तो इसका एक से अधिक होगा, इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। इंडियन एसोसिएशन अर्थात भारत सभा की स्थापना 1876 में हुई थी। यह भारत की प्रथम राष्ट्रवादी संस्था थी। इसकी स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने की थी। बाद में चलकर यह सभा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलीन हो गई। और कब हुई थी? तो यह हुई थी 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, इस वर्ष में एक भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी? तो सभी को पता है वो बनी थी 1925 में कानपुर अधिवेशन। और कौन थी? तो वो थी आपकी सरोजनी नायडू। इसलिए इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा जो है 1925 कानपुर अधिवेशन में सरोजनी नायडू बनी थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, निम्न कथनों में से कौन से कथन सही हैं ये बताना है। लाइक अली निजाम के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रेसिडेंट थे। लाइक अली, तो ये जो है कौन सा कथन सही है ये बताना है आपको इनमें से सभी में। हैदराबाद के खिलाफ ऑपरेशन पोलो 48 घंटे तक चली थी। कश्मीर राज्य ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन 15/8/1947 के दिन हस्ताक्षर किए थे। और इसमें जो है कश्मीर राज्य जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन 15/8/1947 के दिन हस्ताक्षर किए थे, ये तो नहीं है। और शाह नवाज भुट्टो जूनागढ़ स्टेट के आखिरी दीवान थे, ये तो सही है। एएम मुंशी को भारत सरकार ने हैदराबाद में अपने एजेंट के रूप में नियुक्त किया था, ये भी सही है आपका। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4-5, ठीक है, 4-5 तो सही है। और यहाँ पे पहला देखेंगे लाइक अली निजाम के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रेसिडेंट थे, ये भी सही है। और जो 48 घंटे चला था ये गलत है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। इसके बारे में देखेंगे, हैदराबाद के खिलाफ ऑपरेशन पोलो 13 सितंबर 1948 से लेकर 17 सितंबर 1948 तक चला था, ठीक है। कश्मीर राज्य के महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन पर हस्ताक्षर किए थे। 26 अक्टूबर 1947 को किया गया था। और अतः स्पष्ट है कि कथन 2-3 सही नहीं है और सही है, ठीक है। नेक्स्ट कथन है 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे। 1922 के जो गया अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे CR दास, चित्तरंजन दास। 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता CR दास ने की थी, जिसका आयोजन गया बिहार में किया गया था। ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया था। तो वो थे आपके राजकुमार शुक्ल। जो राजकुमार शुक्ल थे उन्होंने ही गांधी जी को ये बताया था। इसके बारे में देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के अधिवेशन में राजकुमार शुक्ला ने बिहार के नील उगाने वाले किसानों का जो है प्रश्न को प्रस्तुत किया था। 23 की बात करेंगे, हिंदू पैट्रियट का संपादक कौन था। हिंदू जो पैट्रियट था इसके संस्थापक थे आपके हरिश्चंद्र मुखर्जी। हिंदू पैट्रियट कलकत्ता के से प्रकाशित एक अंग्रेजी साप्ताहिक अखबार थी और यह अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों का जमकर विरोध करता था। हिंदू पैट्रियट, और इसके संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। इन्होंने बंगाल के नील किसानों की समस्याओं और उनके दुख दर्द को अपने अखबार के माध्यम से उजागर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया। साम्राज्य के अंतर्गत इन्होंने किया था 1913 में। 1913 में मुस्लिम लीग ने इसको स्वीकार किया था। और इसके बारे में बात करेंगे तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ब्रिटिश भारत में एक राजनीतिक पार्टी थी। इसकी स्थापना ढाका बांग्लादेश में 1906 में हुई थी और इस पार्टी ने स्वशासन के उद्देश्य को 1913 में स्वीकार किया था। 1897 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को किसने 3 दिवसीय तमाशा कहा था। तो वो कहने वाले थे अश्विनी कुमार दत्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1897 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को अश्विनी कुमार दत्त ने 3 दिवसीय तमाशा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम्मर मैन योजना से संबंधित व्यक्ति कौन थे। लाला हरदयाल, भूपेंद्र नाथ दत्त, वीरेंद्र चट्टोपाध्याय या उपयुक्त सभी। तो जिम्मर मैन योजना की बात करेंगे तो इसके जो है लाला हरदयाल, वीरेंद्र चट्टोपाध्याय और भूपेंद्र नाथ दत्त ये सभी इससे संबंधित थे। जिम्मर मैन योजना ये क्या है तो इसकी बात करेंगे, लाला हरदयाल, भूपेंद्र नाथ दत्त, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय व अन्य ने मिलकर 1915 में जिम्मर मैन योजना के तहत बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस की स्थापना की थी। क्रांतिकारियों का उद्देश्य भारतीयों के द्वारा भारत में रहकर क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित करने हेतु प्रेरित करना था तथा भारत को आजाद करना था, इसका मेन उद्देश्य। साइमन कमीशन 27 नंबर है, किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था। सर साइमन कमीशन को जो है सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था। और साइमन कमीशन के बारे में बात करेंगे तो ये साइमन कमीशन की जो नियुक्ति हुई थी सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 8 नवंबर 1927 को भारत में संविधान सुधार अध्ययन के लिए किया गया था। और इस आयोग के 7 सदस्य क्रमशः सर जॉन साइमन, क्लीमेंट एटली, हैरी लेवी लॉशन,
एडवर्ड कैडागन, बर्नोन हार्टसॉन, जॉर्ज लेन फॉक्स तथा डोनाल्ड हावर्ड थे। ये आपके 7 सदस्य थे, इसमें याद रखते हैं। 1920 के मध्य में हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत किसने की थी? 1920 के मध्य में हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत करने वाले थे एन.एस. हॉर्डिगर। एन.एस. हॉर्डिगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 29। बम्बई योजना में प्रस्ताव था, बम्बई योजना में प्रस्ताव था आपका जो है तीव्र आर्थिक विकास का, सामाजिक वितरण का और कुछ पूंजीवादी विशेषताओं के परित्याग का, कर्मचारी कामगार कल्याण योजना का, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सही है तीव्र आर्थिक विकास, ये भी सही है। समान वितरण का, ये भी सही है। कुछ पूंजीवादी विशेषताओं के परित्याग का, ये भी सही है। कर्मचारी कामगार कल्याण योजना का, ये भी सही है। मतलब इसके सभी सही है। इसके जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से अधिक। इसके बारे में देखेंगे। 8 प्रमुख उद्योगपतियों द्वारा 1944 में बॉम्बे प्लान की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। इस योजना के तहत 15 वर्षीय पूंजीवादी योजना पेश किया गया था। इस योजना को उद्योगपतियों के द्वारा तैयार करने के कारण उद्योगपति योजना भी कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत का तीव्र आर्थिक विकास था। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कर्मचारियों के कल्याण, कुछ पूंजीवादी विशेषताओं के परित्याग के आदि की भी योजना की गई थी। एकदम सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन, जो जमशेदपुर झारखंड में है, इसके लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने की थी? क्यों जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में करने वाले थे एस.एन. हल्दर। एस.एन. हल्दर ने इसकी स्थापना की थी। और इसकी बात करेंगे तो 1920 में एस.एन. हल्दर तथा व्योमकेश चक्रवर्ती के नेतृत्व में जमशेदपुर वर्क्स एसोसिएशन की स्थापना हुई। अतः विकल्प ई सही होगा। अच्छा, एस.एन. हल्दर तथा व्योमकेश चक्रवर्ती, इन दोनों से की मध्य हुई थी। तो आप इसे चाहे तो ये ऑप्शन मान सकते हैं क्योंकि ये भी इसका सही है। ठीक है। किसान क्या करे किसने लिखी थी, या कौन सी, मतलब जो पुस्तक है किसान क्या करे, ये पुस्तक किसकी थी? स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती जो किसानों के ही नेता थे, इसलिए इन्होंने पुस्तक लिखी थी किसान क्या करे। स्वामी सहजानंद सरस्वती भारत के राष्ट्रवादी नेता एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। वे भारत में किसान आंदोलन के जनक थे। इनका जन्म 1889 में गाजीपुर जिला में तथा मृत्यु 1950 पटना में हुआ। इन्होंने ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना किया तथा इनके द्वारा लिखित पुस्तकों में कर्मकलाप, गीता रहस्य, गीता हृदय, क्रांति और संयुक्त मोर्चा, किसान कैसे लड़ते हैं, किसान क्या करें, झारखंड के किसान, मेरा जीवन संघर्ष प्रमुख है। इन्होंने इतनी सारी पुस्तकें लिखी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 27वें की अध्यक्षता किसने की थी? वो थे आर्यन मुधोलकर। आर्यन मुधोलकर ने जो है 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता आर्यन मुधोलकर ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां सम्मेलन जो है बांकीपुर पटना में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया? मदरलैंड को प्रकाशित करने वाले थे मजहरुल हक। मदरलैंड नामक जो समाचार पत्र था, इसका प्रकाशन मौलाना मजहरुल हक ने किया था। अब 34 नंबर क्वेश्चन, दक्कन ट्रैप पठार का गठन किस काल में हुआ था? तो दक्कन ट्रैप जो पठार है, इसका गठन क्रीटेशियस युग में हुआ था। क्रीटेशियस युग। इसकी बात करेंगे तो दक्कन ट्रैप पठार का निर्माण क्रीटेशियस काल में हुआ था। दक्कन ट्रैप जो है एक विशेष प्रकार के संरचनाओं को कहा जाता है। इनका निर्माण बेसाल्टी चट्टानों से हुआ है। सामान्यतः इनका विकास क्रीटेशियस के इओसीन युग में माना जाता है। इन्हीं चट्टानों के अपक्षय तथा अपरदन से काली मिट्टी का निर्माण हुआ। भारत के महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य में इनका विस्तार सर्वाधिक है। कहाँ पर? महाराष्ट्र और गुजरात वाले इलाके पे। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही की पहचान कीजिए। ग्रेट हिमालय अपनी निरंतरता के लिए जाना जाता है। एकदम सही है। और इसमें जो है
निम्न हिमालय अपनी व्यापकता और अनुप्रस्थ घाटियों के लिए जाना जाता है। ये एकदम से गलत है। शिवालिक बाह्य हिमालय है जो उत्पत्ति में सबसे नवीनतम है। ये भी एकदम सही है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केवल 1 और 3। हिमालय की बात करेंगे तो हिमालय भारत में स्थित एक प्राचीन पर्वत श्रृंखला है और यह पर्वत तंत्र जो भारतीय उपमहाद्वीप को मध्य एशिया और तिब्बत से अलग करता है, अर्थात मध्य एशिया और तिब्बत के मध्य में स्थित है। यह पर्वत तंत्र मुख्य रूप से 3 समानांतर श्रेणियां महान हिमालय, इसी को हम बृहत हिमालय कहते हैं, यह ग्रेट हिमालय, मध्य हिमालय एवं शिवालिक हिमालय से मिलकर बना है, जो पश्चिम से पूर्व एक चाप के आकार में 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला है। ग्रेटर हिमालय अपनी निरंतरता के लिए जाना जाता है और शिवालिक जो है सबसे नवीनतम श्रेणी है। ये भी आपको याद रखना है। और हिमालय की बात करेंगे तो ये किस पर्वत का उदाहरण है? तो हिमालय आपका याद रखिएगा बलित पर्वत का उदाहरण है। बलित पर्वत का उदाहरण है हिमालय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 36। निम्न में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है? तो कोसी नदी गंगा नदी से कुर्सेला पर मिलती है। कोसी नदी जो है गंगा नदी से कुर्सेला अर्थात कटिहार, इसी को हम क्या कहते हैं? कटिहार। कुर्सेला अर्थात कटिहार। कटिहार की बात करेंगे तो ये आपका पश्चिम बंगाल वाले बॉर्डर पे स्थित है, वर्तमान बिहार में। कोसी नदी कुर्सेला कटिहार में गंगा नदी से मिलती है। कोसी नदी को बिहार का अभिशाप या शोक भी कहते हैं, एकदम सही। और इसमें आने वाली बाढ़ बिहार में अत्यधिक तबाही मचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिमी घाट उत्तर पूर्वी क्षेत्र के पहाड़ियों और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाले वनों को चुनिए। तो इसका पश्चिमी घाट उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाले वन को हमें चुनना है। ये कैसे होता? उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन नहीं, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन ये भी नहीं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ये एकदम सही हो जाएगा। जो पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र है वहां पर आपको पश्चिमी घाट वाले क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन देखने को मिलते हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पर बारिश बहुत अधिक मात्रा में होती है। पश्चिमी घाट की बात करेंगे, इसके बारे में देखते हैं कि पश्चिमी घाट उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को वर्षावन भी कहा जाता है और ये भूमध्य रेखा के पास के क्षेत्रों में और कटिबंधों के करीब पाए जाते हैं। यह क्षेत्र गर्म होते हैं और यहाँ पर साल भर जो है भारी वर्षा होती रहती है। इन जंगलों को सदाबहार वन कहा जाता है क्योंकि इनके पत्ते कभी नहीं झड़ते हैं। पक्की लकड़ी वाले पेड़ जैसे शीशम, आबनूस और महोगनी जैसे वृक्ष इस क्षेत्र में काफी संख्या में पाए जाते हैं। ये भी आपको याद रखना है। 38 नंबर देखेंगे हम। निम्न में से किस राज्य में वन का विस्तार 75% से अधिक नहीं है? ये बताना है किसमें जो है 75% से अधिक नहीं है। मिजोरम, मेघालय, नागालैंड या मध्य प्रदेश? उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो 75% से कहां पर अधिक नहीं है, किस राज्य में? वो है मध्य प्रदेश। प्रश्नकाल में जो है मध्य प्रदेश में वनों का विस्तार 75% से कम था। वर्तमान में मध्य प्रदेश 25.14% तथा नागालैंड 73.9%, दोनों का विस्तार 75% से कम है, जबकि मेघालय में 76% तथा मिजोरम में 84.53% वनों का विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। तुमालपल्ले खदान जिसे दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार माना जाता है, कहाँ अवस्थित है? तुमालपल्ले की बात करेंगे तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है तुमालपल्ले खदान, और इसे दुनिया की सबसे बड़ी यूरेनियम की जो है माइंस कहा जाता है। तुमालपल्ले खदान आंध्र प्रदेश के वाईएसआर जिले में स्थित है। यहाँ यूरेनियम का बृहद भंडार पाया जाता है, जिस कारण इसे विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार के नाम से जाना जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि जवाहर सुरंग का निर्माण निम्न में से किस दर्रे के अंतर्गत किया गया है? जवाहर सुरंग, जवाहर सुरंग का जो निर्माण है ये बनिहाल दर्रे के अंतर्गत किया गया है। और बनिहाल दर्रे की बात करेंगे तो यह जो है हिमाचल प्रदेश वाले इलाके पे है, मतलब जो बनिहाल दर्रा है ये
हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर वाले इलाके में पड़ता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। जवाहर सुरंग का निर्माण बनिहाल दर्रे के अंतर्गत किया गया। बनिहाल दर्रा हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है। नेक्स्ट आपको 41, एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 100 न्यूटन आता है, इसका भार चंद्रमा की सतह पर मापने पर कितना हो जाएगा, ये बताना है। तो ये हो जाएगा आपका 1/6 लगता है, ये हो जाएगा हमारा लगभग 16.7। इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब आप 100 न्यूटन बटे 6 करेंगे तो ये इतना ही निकल कर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसके बारे में देखेंगे। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण मान का जो मात्र है 1/6 है। अतः जिस वस्तु का भार पृथ्वी की वस्तु पर मापने पर 100 न्यूटन आता है, तो चंद्रमा की सतह पर मापने पर इसका भार 16.7 न्यूटन हो जाएगा। सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह शुक्र है। और इसके बारे में बात करेंगे तो सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह शुक्र है, और शुक्र एक स्थलीय ग्रह के रूप में वर्गीकृत है, और समान आकार, गुरुत्वाकर्षण और संरचना के कारण इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या जुड़वा बहन भी कहा जाता है। 43, निम्न में से सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है वो है आपकी रॉकी। रॉकी जो पर्वतमाला है सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। प्रश्न के अनुसार दिए गए विकल्पों में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो रॉकी है, जिसका विस्तार उत्तर अमेरिका से लेकर के पश्चिमी तट के सहारे उत्तर से दक्षिण दिशा में लगभग 4800 किलोमीटर की लंबाई में है। और यद्यपि विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला की बात करें तो वो है एंडीज। ये भी आपको याद रखना है, विश्व की सबसे जो लंबी पर्वतमाला है वो है एंडीज। अतः विकल्प एंडीज ना होने के कारण आपका जो उत्तर है वो रॉकी होगा। विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन सा है? तो यह है आपका आटाकामा। आटाकामा मरुस्थल जो दक्षिणी अमेरिका में है, इसका राइट आंसर। इसके बारे में बात करेंगे तो विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल आटाकामा में है। यह मरुस्थल दक्षिणी अमेरिका देश चिली के उत्तरी भागों में विस्तृत है। जबकि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है, सबसे बड़ा मरुस्थल की बात करेंगे तो वो है सहारा, जो अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित है। और सोनारन मरुस्थल की बात करेंगे तो सोनारन मरुस्थल का विस्तार संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको में एवं टकलामकान की बात करेंगे तो ये जो है चीन में स्थित है। ठीक है, चीन के दक्षिण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के कुल बड़े बांधों की संख्या लगभग आधा हिस्सा किस देश में है? तो दुनिया के जो है बड़े बांधों की संख्या का लगभग आधा हिस्सा जो है चीन में स्थित है। कहां पर? चीन में। भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, कनाडा, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। दुनिया के बड़े बांधों का लगभग आधा हिस्सा चीन में स्थित है, तत्पश्चात अमेरिका एवं भारत का स्थान है। 46 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वी के वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? और दोस्तों आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और उम्मीद है आपको ये सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे लगेंगे। ये पीसीएस और यूपीएससी के लेवल के भी क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं। और एक बात और इसमें है, ये जो क्वेश्चन है ये सभी न्यू क्वेश्चन है, सभी नए पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए शुरू कर फिर नेक्स्ट देखते हैं। पृथ्वी के वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन? सबसे अधिक नाइट्रोजन पाई जाती है, 78%। आपको पता ही है। पृथ्वी के वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है। और पृथ्वी के वातावरण में और प्रमुख गैसों का जो परसेंटेज है वो देख लेते हैं। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.9% और CO2 0.04%। 47 नंबर क्वेश्चन, प्रॉल। प्रॉल एक प्रकार की निर्मित संरचना है, किसकी है? दक्षिण अफ्रीका की। दक्षिण अफ्रीका की जो क्रॉल है एक प्रकार की निर्मित संरचना है। और क्रॉल अफ्रीकन जनजातियों द्वारा मवेशियों के लिए बनाया गया झोपड़ीनुमा घर होता है। सामान्यतः इस तरह की संरचना मसाई जनजातियों द्वारा बनाई जाती है। ये जनजातियां जो है दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है, मसाई जनजातियां। 48 नंबर है कि आर्टिकल 35A के प्रावधान को भारतीय संविधान में कब शामिल किया गया? तो आर्टिकल 35A के प्रावधान को भारतीय संविधान में 1954 में शामिल किया गया है।
और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35A को 1954 में शामिल किया गया। राष्ट्रपति द्वारा संसद की सिफारिश पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 के साथ खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुच्छेद 370 तथा 35A को समाप्त कर दिया गया। जम्मू कश्मीर राज्य का विघटन करके जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख को 2 केंद्र शासित क्षेत्रों का सृजन किया गया। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार है। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार है आपका कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही न्यायिक पुनर्विलोकन इसका बेस तैयार करता है। इसके बारे में बात करेंगे तो भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है और संविधान का अनुच्छेद 137 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, जो है न्याय, इसी को हम क्या कहते हैं, जुडिशियल रिव्यू। संविधान के अनुच्छेद 137 के अनुसार संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के या अनुच्छेद 145 के अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन रहते उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनरावलोकन करने की शक्ति होगी। नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन, व्यवस्थापिका के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए होने वाले विशेष चुनाव को कहते हैं। व्यवस्थापिका के लिए रिक्त चुनाव की पूर्ति के लिए जो होने वाले चुनाव होते हैं उन्हें उपचुनाव कहते हैं। व्यवस्थापिका के रिक्त स्थान की पूर्ति होने वाले विशेष चुनाव को उपचुनाव कहते हैं। यह 2 आम चुनावों के मध्य होने वाला चुनाव होता है। यह शेष काल के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, और आपके लिए एक क्वेश्चन है 51 नंबर क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं ताकि इसे आप सॉल्व करके और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा और जिसका भी आंसर सही होगा हम उसे क्या करेंगे, पिन कर देंगे, अपने उसमें पिन कर देंगे कमेंट सेक्शन में। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है राज्यसभा के द्वारा, भारत की जनता के द्वारा, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा या संसद और राज्य विधानसभाओं के द्वारा। उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, ये बताना है आप। क्या होगा इसका राइट आंसर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आज के प्रश्न यहीं तक, आज की क्लास यहीं तक। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा और कोई भी कमेंट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो जरूर पूछिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा।